बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। आप सबको हम सब की तरफ से जुम्मा मुबारक। आज के दिन कहा जाता है कि एक ऐसा लम्हा ज़रूर गुज़रता है जिसमें दिल से मांगी हुई दुआ ज़रूर कबूल होती है। तो हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल कीजिएगा, क्योंकि हमारी दुआओं का और दिल की धड़कनों का हिस्सा तो आप लोग हमेशा रहते ही हैं। व्यूअर्स, आज के दिन एक बहुत ही अमेजिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स जो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है हमारे यहाँ बल्कि पूरी दुनिया में, जो माहौलियाती आलूदगी है, जो माहौलियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं, जिसको हम ग्लोबल क्लाइमेट चेंज भी कहते हैं, ये हर जगह एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। पाकिस्तान में भी, इंटरनेशनली भी। जब ये फ्लड्स आए तो तब भी ये कॉन्वर्सेशन और ये डिबेट बहुत ज़्यादा हुई कि भाई ये मामलात ऐसे क्यों हो रहे हैं। व्यूअर्स, देखिए, ग्लोबल वार्मिंग अपनी जगह है। जहाँ पे बर्फ़ पड़ती थी वहाँ पे अब बर्फ़ नहीं पड़ती, और अगर पड़ती है तो वहाँ ग्लेशियर्स की तरफ हम अगर अपना रुख करें तो वो मेल्ट होना शुरू हो गए हैं। जहाँ पे गर्म मौसम होता था वहाँ पे सर्दी शुरू हो गई है। ये सारे मामलात जो हैं, ये एहतियात ना करना और नेचर का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क ने अपना हिस्सा डालना बहुत ज़रूरी समझा और नई जनरेशन, स्पेशली बच्चों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग मौज़ूआत की, मतलब इन स्पेसिफ़िक मौज़ूआत की बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से अवेयरनेस क्रिएट करने का एक सिलसिला शुरू किया है कार्टून सीरीज़ के ज़रिए। अब जो ये कार्टून सीरीज़ है इसका नाम होगा प्लैनेट चैम्प्स, और प्लैनेट चैम्प्स में जो हीरोज़ हैं वो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ ख़तरात का मुकाबला करेंगे और ऑब्वियसली बिलाखिर कामयाब हो जाएंगे, और इसके थ्रू अवेयरनेस देंगे कि हमारे यहाँ जो इन्वायरमेंट में इश्यूज़ हैं उनको कैसे हल किया जा सकता है, क्योंकि ये एक बहुत मेजर एनिमी है हमारी फ्यूचर जनरेशन्स का, जो अब जाके अल्लाह का शुक्र है लोगों को बात समझ आ रही है। लेकिन हमारा रद्द अमल क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें प्लैनेट चैम्प्स के थ्रू गाइडेंस मिलेगी यंग जनरेशन को, ताकि आगे जाके वो गलतियां ना करें जो शायद हमारी और हमारे से पहले वाली जनरेशन्स ने की। अच्छा, प्लैनेट चैम्प्स का इंटरेस्ट, प्लैनेट चैम्प्स में बच्चों का इंटरेस्ट और पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए एक मोबाइल ऐप भी बनाई गई है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्लैनेट चैम्प्स लिखिएगा तो आपके पास मोबाइल ऐप आ जाएगी, उसको डाउनलोड करें। अब उसके अंदर हमारे जो रियल लाइफ हीरोज़ हैं, आपके घर में जो बच्चे हैं, उनके लिए इस ऐप में रजिस्ट्रेशन का पूरा सिलसिला है। जब वो रजिस्टर करेंगे तो फिर वो अपनी तस्वीरें और अपनी स्टोरीज़ अपलोड कर सकते हैं, ताकि वो माहौल के लिए जो एफ़र्ट्स कर रहे हैं, जो पॉजिटिव स्टेप्स उठा रहे हैं, वो फिर हमारे तक पहुंचेंगी और फिर वो हम एक नए प्रोग्राम में दिखाएंगे, एक स्पेशल प्रोग्राम में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो प्लैनेट चैम्प्स एक बहुत ही अमेजिंग और ब्रिलियंट काविश बाय पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क। हम चाहेंगे कि आप लोग भी सपोर्ट करें ऐप को डाउनलोड करके, एंड ऑफ कोर्स बच्चों को ज़रूर ये कार्टून सीरीज़ आपने दिखानी है। जहाँ बच्चों को इतनी रैंडम चीज़ें हम दिखाते हैं, कम से कम इस किस्म की चीज़ें दिखाना तो बहुत ही ज़रूरी है। व्यूअर्स, इसके साथ साथ एक और इशू जो हमारे बच्चे आजकल फेस कर रहे हैं वो है खांसी, ज़ुकाम, नज़ला। इवन दो हम फरवरी के टेल एंड पे हैं और यूजुअली इस वक्त तक तबीयत के मामलात जो हैं वो सेटल डाउन कर जाते हैं, लेकिन अभी भी खांसी, ज़ुकाम, गले के अंदर इचिंग, एलर्जिक रिएक्शंस बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं। बच्चों को आई इन्फेक्शंस भी हो रही हैं, कानों में इन्फेक्शंस भी हो रही हैं। कुछ समझ नहीं आ रही कि ये बार बार क्यों हो रहा है। आजकल हम देख रहे हैं कि मौसम चेंज होने की वजह से अक्सर वो लोग कहते हैं ना कि जब मौसम तब्दील हो रहा होता है तो बच्चे बीमार होते हैं, लेकिन हमने तो पूरी सर्दियाँ जो हैं वो बच्चों की बीमारी को हैंडल करते हुए गुजारी है, और सिर्फ पंजाब और केपी के साइड पे नहीं बल्कि बलूचिस्तान में भी, सिंध में भी, मतलब पूरे पाकिस्तान में उन जगहों पे भी जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती वहाँ पे भी बच्चे जो हैं बहुत सी जो है प्रॉब्लम्स को फेस करते रहे हैं, और बड़े भी। बट ऑब्वियसली आपको पता है कि जब बच्चे घर में बीमार होते हैं तो सारे के सारे ही टेंशन में आ जाते हैं। सो आज हम स्पेशली बात करेंगे कि कौन सी कॉमन चीज़ें जो हैं आजकल हमारे बच्चे फेस कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, इन्फेक्शंस हो गई, खांसी हो गया, ज़ुकाम हो गया, गला बंद होना शुरू हो जाता है, सांस लेने में इश्यूज़ होते हैं। तो इनको हम काउंटर कैसे कर सकते हैं। और डेंगू, मलेरिया और कोविड, ये तीनों ऐसी बीमारियां हैं जिनकी अजीबो-गरीब किस्म की वेरिएशंस जो हैं वो आई हैं, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कोविड की जो नई स्ट्रेन आई है उससे लोग 2-2, 3-3 हफ्ते के लिए बीमार भी हो रहे हैं,
बहुत ज़्यादा बीमार नहीं होते बट इतने बीमार होते हैं कि कुछ और करने जोगे नहीं रहते। पहले तो ये होता था ना कि कोविड जब होता था और आप वैक्सीनेटेड नहीं होते थे तो अल्लाह माफ़ी दे, जान जाने का भी डर होता था। अब जान नहीं जाती लेकिन मतलब आपका साह ज़रूर निकल जाता है। सो कोविड का ये जो नया अगर स्ट्रेन है उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि पहले तो ये होता था ना कि 10 दिन के अंदर 3-4 दिन बड़े टफ होते थे और फिर 10 दिन के अंदर इंसान की तबीयत सेटल हो जाती थी। अब 3-3 हफ्ते। मैं तो ऐसे लोगों को भी जानती हूँ व्यूअर्स जिनके बच्चों को खांसी सर्दियों के शुरू में लगी और अभी तक उनकी खांसी नहीं ख़त्म हुई। तो ये क्या प्रॉब्लम है। एंड एक और चीज़, गले में जलन। मेरी दोस्त हैं और ऑफ कोर्स मेरी स्टाइलिस्ट भी हैं निदा। कल हम वॉक कर रहे थे बाहर, हम डिस्कस कर रहे थे तो मुझे कह रही थी कि जुगन आप ये देखें कि मेरा गला जो है कोई 3-4 महीने से ख़राब है। जब से सर्दियों की आमद हुई है और जब स्मॉग लाहौर में शुरू हुई है तब से गले में उसके दर्द है और उसको इशू है, और अब 4 महीने होने को आ रहे हैं और उसका थ्रोट सेटल नहीं हो रहा। और मुझे ये कह रही थी कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इतनी लंबी कोई चीज़ चले। तो ये क्या प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली माहौलियाती आलूदगी तो अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ साथ क्या हमारे खाने पीने में, क्या हमारी खुराक में, क्या हमारे लाइफस्टाइल में ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से ये मामलात बिगड़ रहे हैं। पहले तो हम कहते थे कि स्मोकिंग ना करें, अब मतलब कि वो आपकी सेहत के लिए मतलब बहुत डेंजरस है, और डेफिनेटली स्मोकिंग बहुत डेंजरस है। और मैं सोचती हूँ कि वो लोग जो नॉन स्मोकर्स हैं, जो बिल्कुल मतलब एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारते हैं, अगर वो इस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं तो जो लोग स्मोकर्स हैं या मतलब इसके हुक्का पीते हैं या शीशा पीते हैं, उन लोगों का क्या हाल होता होगा। तो आज मैं एक स्पेशल अपील करना चाहूँगी उन लोगों से जो स्मोकर्स हैं कि प्लीज़, पहले तो डेंजरस था स्मोकिंग करना, अब तो वैसे ही हमारी हवा इतनी आलूदा है कि उसके साथ जब आप स्मोकिंग भी करते हैं तो पता नहीं किस लेवल का डैमेज हम अपने लंग्स को कर रहे हैं। और सोचने की बात है कि अगर एक्सटीरियर पे हम खांस रहे हैं या हमें तकलीफ़ हो रही है तो अंदर हमारे सिस्टम में क्या हाल हो रहा होगा। कोई भी इंसान 1-2 हफ्ते से ज़्यादा बीमार होता है तो वो तंग होना शुरू हो जाता है, तो जो लोग महीनों से बीमार हैं वो कितने इरिटेटेड होंगे। और ऑब्वियसली फिर उसकी वजह से मिजाज में भी तलखी आती है, हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। तो आज हम इस पे ज़रूर बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब हमें माहिर जो डॉक्टर हैं स्पेशल, उनसे हमने बात करनी है इस टॉपिक पे। और अगर आपने हमारे से रब्ता करना है तो 042992000648 पे कॉल करके आप डॉक्टर साहब से डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं। बट हम बात करेंगे जो सीजनल मसाइल हैं उनसे रिलेटेड। सो अगर आपके बच्चे को या किसी घर वाले को कोई ऐसी प्रॉब्लम बड़ी लंबी देर से फेस करनी पड़ रही है तो 042992000648 पे कॉल करें। हम लाइव कॉल्स आपकी लेंगे और डॉक्टर साहब से आपके सवालों के जवाब लेंगे। और मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है, ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं। आपकी मेरी हम सब की प्यारी और फेवरेट शेफ़ राहीला रशीद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक। आप ही एक तो खाने आपके हमेशा बहुत ही अमेजिंग होते हैं और आपकी ड्रेसिंग भी हमेशा बड़े मज़े की होती है। थैंक यू सो मच। कहाँ से इतनी वार्डरोब आपकी निकलती है बार बार? बस जो जहाँ नई जगह आए तो सारे कपड़े भी नए हो जाते हैं साथ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी, आप ही सबसे पहले तो आपको जुम्मा मुबारक। एंड आपको भी बहुत मुबारक। ये बताइए कि आज के दिन हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम पसंदे बना रहे हैं बीफ के, और साथ हम बना रहे हैं गुड़ वाले चावल, क्योंकि शुगर केन का सीज़न है आजकल। अच्छा, मैं ना ज़रा यहाँ पे इसलिए आना चाह रही हूँ क्योंकि मैं तब से इस गुड़ को देख रही हूँ। अच्छा, ये कोई ख़ास गुड़ है? जी जी, क्योंकि ये मैंने इस शेप में तो नॉर्मली नहीं देखा, और गुड़ हो और मैं ना खाऊं ये हो भी नहीं सकता। तो आप ये बताइए कि ये गुड़ ये कल किसी स्पेशल जगह से आया है? ये गुड़ ख़ास है और सबसे इसमें ख़ास बात है कि मेरे मियाँ ने खुद बनवाया है। अच्छा जी तो वो हर साल जब शुगर का सीज़न आता है तो हमें गुड़ बना के सबको गिफ्ट करते हैं। अच्छा, तो मुझे भी करते थे जी इंशाल्लाह। गुड़ मुझे बहुत पसंद है एंड इट इज़ माय फेवरेट थिंग। और एक बात बताऊं व्यूअर्स, ये तो सुन्नत भी है कि खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ जो है इंसान खा ले, हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बट थोड़ा इतना ज़्यादा नहीं। ये पूरा का पूरा पीस खा लेंगे तो फिर आप सारे दिन की अपनी कैलोरीज पूरी कर लेंगे। मैं खा सकती हूँ और खाती भी हूँ, लेकिन मशवरा तो सही देना चाहिए। सो ये बताइए कि हमारी पहली डिश की रेसिपी क्या है? जी, पसंदे बनाएंगे। पसंदे के लिए हमें चाहिए गाय का गोश्त। उसके लिए आपका बुचर अच्छा होना चाहिए जो आपको पसंदे अच्छे काट के दे। ठीक है। पसंदे के बना लेंगे 1.5 किलो गोश्त के, और प्याज 4 अदद, लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, टमाटर भी हम
डाल सकते हैं, गार्निश के लिए भी मैंने तो यूज़ करना है। हरी मिर्च 3 अदद, सुरख मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, तेल 1 कप, दही 1 किलो, बादाम खोपरा पाउडर 1 खाने का चम्मच और खसखस हस्बे ज़रूरत। वंडरफुल जी, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम पसंदों को वॉश करके, गोश्त को अच्छी तरह से उसका पानी खुश्क करके, उसको दही में लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ और प्याज को ब्राउन करके अंदर डालना है। ठीक है। और बाकी भी जो मसाले मैंने बताए वो ऐड कर देने और इसको कम से कम 3 घंटे के लिए आपने रखना है। 3 घंटे पड़ा रहे, उसके बाद हम हल्का सा प्याज और ब्राउन करेंगे और इसको उसमें डाल के हल्की आंच पे पकाएंगे उस वक्त तक जब तक हमारा गोश्त गल जाता। फिर इसको भून लेंगे। गोश्त अच्छा हो तो व्यूअर्स थोड़ी ही देर में तैयार हो जाता है, बहुत ज़्यादा आपको पकाना नहीं पड़ता। फिर ये जब गल जाए इसको अच्छी तरह भून के उसके बाद आप अपना गरम मसाला इस पे डाल लें, सब्ज़ धनिया डालें, सब्ज़ मिर्च डालें और खाने के लिए तैयार। जी। और गुड़ वाले चावल जी, गुड़ वाले चावल के लिए हमें चाहिए चावल 1 किलो, गुड़ 1.5 किलो, दूध तकरीबन 1 कप और तेल भी 1 कप, सब्ज़ इलायची 3 अदद और जितने आप उसमें ड्राई फ्रूट डालना चाहें। और अगर आपके गुड़ में ऑलरेडी ड्राई फ्रूट है तो फिर आपको सिर्फ ऊपर डेकोरेशन के लिए डालने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, हमारा गुड़ पहले से ही जो है ना मेवे से भरा हुआ है, बड़ा खानदानी गुड़ है जी। रखा है मैंने। तो इसके लिए हम चावल पहले से भिगो देंगे जैसे एज यूजुअल, और उसके बाद लोग कहते हैं सेला चावल से बनाने चाहिए, आप क्या कहती हैं? मैं तो हर तरह के चावल से, जैसे मुझे वैसे पता है सेला चावल की एक बात है कि वो थोड़े से ना, अब पता नहीं मैं कहूंगी तो लोग माइंड करते हैं कि प्लास्टिक का उसमें टेस्ट है। मुझे लगता है कि जैसे प्लास्टिक के चावल उसके अंदर टेस्ट नहीं जाता, बहुत खूबसूरत लगते उसके हैं खाने में, ऊपर ठीक रह जाता है टेस्ट, जब आप बाइट करते हैं तो अंदर तक उसमें जायका और नहीं मुझे तो उसकी एक खास स्मेल है वो नहीं पसंद। हाँ जी, चले फिर प्लीज। तो इसके लिए जो है ना चावल हम बॉईल कर लेंगे, तकरीबन फुल बॉईल ही कर लें आप। उसके बाद आपने 1 कप ऑयल लेना है, उसके बीच में आपने गुड़ अपना डाल देना है और फिर 1 कप दूध भी डाल देना है। आहिस्ता आहिस्ता वो जो है ना पिघल जाएगा, शीरा तैयार हो जाएगा, उसमें अपने नट्स वगैरह डाल दें और जो चावल हमने बॉईल करके रखे हैं वो डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स करके दम पे दे दें और फिर मलाई के साथ उसे हाँ जी, बहुत मज़ेदार। अच्छा, अब मैं आपको एक इसकी इंटरेस्टिंग सी वेरिएशन बताती हूँ चावलों की सिर्फ। तो आप ही अपना काम स्टार्ट कर दें, हम ज़रा व्यूअर्स को दो बातें बतानी है। एक तो पसंदे की बात बतानी है और एक गुड़ वाले चावल की। मेरी एक दोस्त हैं जो कनाडा में होती थी, जो जापानीज़ थी, तो वो जापानीज़ स्टिकी राइस जो होते हैं, वो जो ज़रा ज़्यादा स्टिकी राइस होते हैं, चिप ज़्यादा उनके अंदर होती है, वो जापानीज़ स्टिकी राइस के साथ बनाती थी गुड़ वाले चावल। उसके सामने एक दफ़ा मैंने बनाए तो कहती है दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब उसके पास जो चावल थे एक्स्ट्रा ग्लूटनस, उसने उसी में बनाए। अच्छा, जब मैंने उसके ट्राई किए, और ऑब्वियसली उधर कहाँ से बंदा मलाई निकाले, क्या करे, तो नॉर्मल जो क्रीम थी, क्रीम के साथ उसने खाया। उसने कहा अच्छा तुम क्रीम के साथ ना खाओ। उसने मुझे थोड़े से राइस दिए गुड़ वाले, उसके ऊपर थोड़ी क्रीम डाली और साथ में वनीला आइसक्रीम दे दी। हाय हाय, मैं व्यूअर्स आपको बता नहीं सकती, इतने मज़े की और इतनी इंटरेस्टिंग डिज़र्ट। और ये खैर इनकी जो बहू है हिबा, इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स उसको प्रॉब्ली करने का शौक भी है, तो प्रॉब्ली वो ट्राई करेगी एट सम पॉइंट। मैं उससे काफ़ी कुछ सीखती रहती हूँ, अभी तक मैं सीख रही हूँ। आप क्या सीख रही है, वो मुझे कहती है वो आपसे सीखती है। हाँ नहीं, मैं भी उससे काफ़ी कुछ सीखती रहती हूँ, बहुत अच्छी कुकिंग करती है माशाल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, एंड दूसरी बात पसंदों की, मेरे पसंदों की कहानी मेरी फेवरेट है, मैं प्रॉब्ली सुना चुकी हूँ आपको पहले, लेकिन एक और दफ़ा बर्दाश्त कर लें। हमारे एक आंटी अंकल थे, उन्होंने एक दफ़ा बताया कि वो कहती है कि तुम लोग के अंकल जो है ना, वो हमेशा जो है ना शॉर्टकट ही ढूंढते हैं हर चीज़ का। तो हमने कहा क्या मतलब? तो कहती है भाई मैंने एक दफ़ा फरमाइश की, हमारी नई शादी हुई, हमारा हनीमून पे हम मतलब इस तरह ना, मतलब हनीमून पीरियड था, लाहौर में ही थे, बट मतलब खाने पे कहीं जाना था। तो मैंने उनको कहा सुने, मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मैं स्टेक खाऊँ। तो कहते स्टेक, वो कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, शाम को उनको खाने पे लेके गए, गैस करें उन्होंने उनको क्या खिलाया? पसंदे खिलाए। वो आगे से कहती है कि ये क्या लो बजट स्टेक मुझे खिला दिया। बट आई गेस हमारा अगर कोई देसी स्टेक है तो वो पसंदे ही होगा, मगर रिक्वेस्ट है कि पसंदे जब कोई मांगे तो पसंदे खिलाएं, स्टेक मांगे तो उसको स्टेक खिलाएं। यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे खांसी, ज़ुकाम, नज़ला, इन्फेक्शंस, ये सारा कुछ जो आजकल हो रहा है, और स्पेशली ये जो कोविड की नई स्ट्रेन की बात हो रही है, वो आखिर है क्या। तो आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर जमील ताहिर हमारे साथ हैं और आज हम इनसे गाइडेंस लेंगे खांसी ज़ुकाम, ये जो सीजनल इश्यूज चल रहे हैं और आजकल ये जो बहुत ज़्यादा एक रूमर फैला हुआ है कि अब पता नहीं ये सच है कि झूठ है कि कोविड का नया स्ट्रेन आ गया है जिसकी वजह से 3-3, 4-4 हफ्ते लोगों की तबीयत ख़राब रहती है, बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ती लेकिन खांसी ख़त्म ही नहीं होती। तो ऑब्वियसली अगर हम एक एक्सपर्ट से बात करेंगे तो हमें बेहतर गाइडेंस मिलेगी। और जैसे कि ब्रेक में डॉक्टर साहब मुझे यही कह रहे थे कि सबसे बड़ा इशू हमारे मुल्क का ये है, बल्कि दुनिया में ये है कि हम सेल्फ मेडिकेशन के थ्रू अपना इलाज करते रहते हैं और प्रॉपर मुस्तनिद डॉक्टर के पास लेके नहीं जाते। और अगर हर इंसान व्यूअर्स अपना इलाज खुद कर सकता तो फिर डॉक्टर्स की ज़रूरत क्या थी? सोचने की बात है ना। लोग क्यों फिर इतना पढ़ लिख के एक सर्टेन लेवल पे स्पेशलाइजेशंस ये सारा कुछ करते हैं अगर इतना आसान है कि आप खुद ही लोगों को चीज़ें प्रिस्क्राइब कर दें। अब डॉक्टर जमील ताहिर साहब जो हैं वो डेप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर हैं एट शेख ज़ायद हॉस्पिटल। ही इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, इन्फेक्शन कंट्रोल भी यही देखते हैं, एपिडेमिक्स, मिनिमम सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी एश्योरेंस एंड फोकल पर्सन हैं आप कोविड एंड डेंगू के भी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो सीज़न चेंज हो रहा है, उसके बारे में बात करना चाहूँगी, लेकिन ये जो कोविड की कहानी आजकल हर दूसरा बंदा यही कह रहा है कि नहीं ये कोविड का एक नया स्ट्रेन आया हुआ है। क्योंकि आपने देखा होगा डॉक्टर साहब, खांसी लगती है और फिर 3 हफ्ते 4 हफ्ते, मैं तो एक ऐसी खातून को भी जानती हूँ जो 4 महीने होने को आ रहे हैं, उनका गला नहीं ठीक हो रहा जी। इज इट कोविड? कोविड नहीं कह सकते, ये एक एलर्जिक कंडीशंस भी हो सकती हैं। कोई हमारी ट्रेजेडी और ट्रेजेडीज़ हमारे मुल्क में इसके अलावा एक ये है जिस पे WHO ने इंफोडेमिक मैनेजमेंट का भी एक सेल बना दिया। जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन हम फैलाते रहते हैं, हेल्थ एजुकेशन की हमारे मुल्क में तो खैर बहुत ही कमी है। इंफोडेमिक मैनेजमेंट पे WHO काम कर रहा है, जो मुख्तलिफ अफवाहें फैल जाती हैं किसी डिजीज़ के हवाले से। डॉक्टर साहब, और अफवाहें अपनी जगह फैलती हैं और जब आप ऑनलाइन सर्च करते हैं तो वो अफवाहें पक्की हो जाती हैं क्योंकि किसी न किसी ने इसी तरह, जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये बात मैंने सुनी है, कुछ लिख दिया होता है, लोग वो पढ़ना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि देखें ना, इंटरनेट पे तो कोई भी चीज़ आप पब्लिश कर सकते हैं, चाहे वो सच हो या झूठ हो, उस किस्म का कंट्रोल तो है ही नहीं जी। अब इसका पा करने के लिए कि किस तरह इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए, सबसे पहले तो ज़रूरत है हमें हेल्थ एजुकेशन की। हम स्पेसिफिक तो हों किसी चीज़ के लिए, ठीक है, अफवाहों पे सबसे पहले हमें इरेडिकेट करनी है ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। अब जिस तरह ये कोविड का है, कोविड फ्लू की तरह है, अब चलता रहेगा, उसके स्ट्रेन्स भी बदलते रहेंगे। हमें तो ज़रूरत है अब लेकिन उसके, अगर आप वैक्सीनेटेड है तो फिर ये आप जानलेवा की कैटेगरी से बाहर फिर नहीं, हाँ उसमें सेवेरिटी कम हो जाती है, लेकिन हो सकता है लेकिन हाँ जी। मतलब ये वो जो एक होता था ना कि अगर हो गया कोविड तो एक सवाल ही रहता है कि अब ये बंदा बचेगा कि नहीं जी, वो वाला अब जो है थोड़ा सा मामला सेटल हो, अब यही समझें कि ये फ्लू की तरह जुकाम है। जी बिल्कुल, ठीक है, और उसको उसी तरह ट्रीट करना है। अब इसमें ज़रूरत हमें ये है कि इम्यूनिटी बेहतर करें, क़ुव्वत मुदाफ़ियत इसमें बेहतर करें। ठीक है, अगर क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर होगी, हमारे हेल्थ एजुकेशन पे हम काम भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ अदारे भी काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी तवज्जो कर रही है इस पर, लेकिन हमें भी ज़रूरत है कि हमें चाहिए कि किसी चीज़ की गहराई में जाने के लिए उसकी नौ हो तो सही हो। हम यूट्यूब पे देख के उसका इलाज ना शुरू कर दें क्योंकि वो रॉन्ग होगा। बिल्कुल। अब ये वही डॉक्टर साहब, क्योंकि डेंगू के भी आप फोकल पर्सन है तो आपसे बेहतर कौन जानता है, पपीते के पत्तों का कावा बना के, कौड़ा पानी पिला के लोगों का, बेसिकली तो आपने हाइड्रेटेड रहना है। आप सोच रहे होते कि पपीते का पानी आपका बड़ा पॉजिटिव असर कर रहा है, एक्चुअली तो आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे और अपने आप को ज़्यादा हाइड्रेटेड रखेंगे, क्योंकि उस वक्त दिल नहीं चाह रहा होता कुछ खाने पीने को। मैं यही दोबारा ये कहूँगा कि अपनी इम्यूनिटी बेहतर करनी है। अगर डेंगू का मच्छर काट गया, अगर कोविड का कोई इफ़ेक्ट हो गया, अगर हमारी इम्यूनिटी बेहतर होगी, इम्यूनिटी किस तरह बेहतर होगी, वो यूट्यूब के नुस्खों से नहीं होगी। लेकिन डॉक्टर साहब, आप इम्यूनिटी बेहतर करने की बात करते हैं आजकल, जहाँ पे ना खुराक खालिस रही है ना, और अगर खुराक खालिस मिल भी जाए तो बच्चे कौन से खाते हैं? फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, पिज्ज़ा से बच्चे निकलते नहीं हैं बाहर,
और मैं तो ऐसे ख़ानदानों फैमिलीज़ को जानती हूँ जहाँ पे जब कहें कि वो उनका बच्चा खाना खा रहा हो तो आप कहते हैं ये क्या खा रहा है, तो कहते हैं ये चिप्स और चावल और प्लेन वाइट चावल के अलावा कुछ खाता नहीं है। तो बेसिकली तो आप निरा भूसा बच्चे में डालेंगे तो उसकी कुव्वत मुदाफ़ियत कहाँ से बनेगी? इसने बहुत ख़राब किया है ये जो फास्ट फूड ने हमारे सारा इम्यूनिटी को इसी ने चीज़ ने ख़त्म किया हुआ। ऑर्गेनिक चीज़ें जिस तरह ब्रेक में बात हो रही थी, गुड़ है, चखा जो बहुत ही गुड़ खाया है, इस तरह की उसमें चीज़ें, तो सोडा भी नहीं है ये जो गुड़ आप ही ने तो इसी तरह दूसरी चीज़ें घर में गवर्नमेंट काम कर रही है किचन गार्डनिंग में, आप खादों के बगैर वो सब्जियां उगाएं और जितना जो खाद यूज़ करें वो आप अपने खुद बनाई हुई खाद यूज़ करें, जितना मुमकिन हो सके ऑर्गेनिक चीज़ें। इस तरह बच्चों में अगर बिलखसूस जिस तरह आजकल है हमारे पास जो केसेस आ रहे हैं फ्लू के, खांसी के, जिस तरह आप इब्तदा में ये बता रही थी ना कि खांसी हो रही है और महीनों चल रही है, एक्चुअली महीनों डॉक्टर साहब। और पता है बच्चा एक दफ़ा खांसता है तो माँ का दिल एकदम से वो हो जाता है। तो आप सोचें कि मतलब जिनके बच्चे 3-3, 4-4, 5-5 हफ्ते खांसी जा रहे हैं तो रात सारी जागना, मतलब बच्चों के लिए नींद बहुत ज़रूरी है जी। तो उसके लिए यही बेहतर है कि हम जिस कदर उसको अच्छी ग़िज़ा जिस कदर है तो अवेलेबल तो बहुत कम है, लेकिन जिस कदर भी हम प्रोवाइड कर सकें वो बच्चों को और बड़ों को एज़ वेल अगर वो दे तो हम डिज़ीज़ बर्डन को कम कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब 3-3, 4-4 हफ्ते आप कह रहे हैं कि कुव्वत मुदाफ़ियत की वजह से हो रहा है, लेकिन डॉक्टर साहब माहौलियाती आलूदगी को भी उसको तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। जिस तरह अब लाहौर में बिलखसूस अब तो दूसरे तीसरे नंबर पे आलूदगी में, तो हम किस तरह ये कर सकते हैं? फर्स्ट नंबर पे आई थिंक। अब ये गवर्नमेंट को चाहिए ना कि मेजर्स इख्तियार करें, किस तरह वो ये धुआं फैक्ट्रियाँ लाहौर में चल रही हैं, हालांकि असूल व ज़वाबित के भी ख़िलाफ़ है ये, और धुआं छोड़ती गाड़ियाँ और इस कदर पोल्यूशन है कि हम तो अवॉइड कर ही नहीं सकते। ये जो आम नॉर्मल जो चीज़ें हैं, खांसी ज़ुकाम जिस तरह हो रहा है और महीनों रह रहा है, उसकी बुनियादी वजह मौसमियाती तब्दीली भी है और हमारी नेगलिजेंस भी है। हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इस पे गाइड। आप ये कर सकते हैं कि जिस कदर हो अच्छी खुराक का मतलब ये नहीं कि बड़ी वो ये फास्ट फूड, अच्छी खुराक हो कि बस आपने सिर्फ हर चीज़ जो सबसे महंगी है वही खरीदनी है। सबसे सादा ग़िज़ा, दाल, रोटी, सब्जियां, फल, मुर्गी गोश्त भी कोशिश करें कि ऑर्गेनिक की तरफ जाएं, या जिसको हम ज़ाहिर है ये जो दूसरी है वो तो स्टडीज़ भी आ गई है ना कि ये जो दूसरी मुर्गी है ये जो वो तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। कोई देसी जिस कदर हो सके, हम आ तो रहे हैं, कौम आ रही है ऑर्गेनिक की तरफ, लेकिन किस तरह अवॉइड कर सकते हैं? हमारे जो प्रीवेलिंग ये सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द मौसमियाती तब्दीली है, पोल्यूशन है, इसको जितना जिस कदर हो सके ओवरकम करें, इम्यूनिटी बेहतर करें। और इंटरेस्टिंगली हमारी इम्यूनिटी को, हमारी ये जो मज़हब है ना, ये हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करता है। बिल्कुल। नमाज इससे में बहुत ज़्यादा वाइटल रोल है इम्यूनिटी को बेहतर करने में। बिल्कुल। अब ये सिर्फ अगर हम कहें ना कि मज़हब की बात है, सिर्फ मज़हब की नहीं, ये हमारी इम्यूनिटी को इस कदर बेहतर करता है कि आप बेशुमार बीमारियों को बच सकते हैं। आपने साफ़ सुथरा होके, मतलब वो जो हमारी पूरा वज़ू का सिलसिला होता है, उसके बाद आप ये देखें व्यूअर्स कि दिन में 5 दफ़ा आपने अपनी पूरी बॉडी का एक तरह से वर्कआउट करना है जी। हर दुनिया में हर जगह कहते हैं योगा करें, आप दिन में 5 दफ़ा वो सारे पोस्चर्स कर रहे हैं जो आपको योगा में कहे जाते हैं। तो जहाँ पे अच्छी ग़िज़ा बड़ी इंपॉर्टेंट है। और बाय द वे मज़हब में ही खजूर, कलौंजी, अंजीर, आप ये देखें कि हमें गाइडेंस दी गई है, बड़ी क्लियर इंडिकेशन दी गई है। अगर हमारे लिए बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़ ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती तो नेचुरल ग़िज़ा का हमें ना कहा गया होता। बिल्कुल। उस ज़माने के जो फास्ट फूड होते हैं उनके बारे में हमें कहा जाता। जितनी प्योर फॉर्म में चीज़ें लेंगे व्यूअर्स, हम शुरू हुए थे एज हंटर्स एंड गैदरर्स। मर्द हंटिंग करते थे, औरतें गैदर करती थी और इतने एक्टिव लाइफस्टाइल होते थे। डॉक्टर साहब, क्या बच्चों के अंदर इनएक्टिविटी यानी कि भाग दौड़, उछल कूद जो कम हो गई है, सारा दिन टीवी के सामने या डिवाइसेस के साथ, क्या इससे भी कुव्वत मुदाफ़ियत मुतासिर होती है? बहुत कम हो गई, ख़त्म हो गई है। ये तो कहना अब बिल्कुल फजूल है कि कम हो गई है, ख़त्म हो गई है इम्यूनिटी। इसीलिए महीनों बच्चे खांसी में, ज़ुकाम में, वो हर बंदा खांस रहा है, बड़े बच्चे तो ज़ाहिर है ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। तो ये चीज़ें भी जब हमारी एक्टिविटी कोई नहीं रही,
लेकिन डॉक्टर साहब एक बात बताएं, देखिए खांसी जुकाम वगैरह एक डॉक्टर से अप्रूव्ड, ये तो बता दें कि कोई ऐसी टिप्स, देखिए घर पे भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम कर सकते हैं जी। बच्चों के लिए आसानी पैदा करने के लिए। दवाइयाँ तो डॉक्टर ही दे सकता है, वो हमने नहीं कर लेनी। वो तो आपने शुरू में ही बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका पैगाम था वो ये था कि खुदा का वास्ता है दो चीज़ें, एक अफवाहें फैलानी छोड़ दें, कहे सुने को कहीं भी बातों को। आप जैसे कि मैंने भी शुरू में कहा कि कोविड की नई स्ट्रेन आई, ये सारा कुछ है, लोग कह रहे हैं, डॉक्टर साहब से हम क्लियर करेंगे बात। डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई कोविड भी अब एक जुकाम की तरह हो गया, बट रीज़न ये है कि एक तो हम खुद दवाइयाँ देते हैं अपने बच्चों को और अपने आप को भी, अपने आप को तो सबसे ज़्यादा, बच्चों पे फिर भी थोड़ा सा ख्याल कर लेते हैं कि चलो डॉक्टर पे ले जाते हैं। और फिर दूसरी बात अफवाहें, जिसने जो कह दिया, भाई एक बंदे को बलगम वाली खांसी है, दूसरे को ड्राई कॉफ है, तीसरे को एलर्जिक कॉफ है, तीनों का इलाज फ़र्क है कि नहीं है? वो इधर उधर से कह देते हैं जी कि हमारी आंटी खाला ने तो ये दवाई इस्तेमाल की थी, आप भी ये करें। हेल्थ एजुकेशन की ज़रूरत है। अब बच्चा जैसे कि अगर एक चाय की चम्मच दवाई लेता है और एक बड़ा चाय का वो खाने वाला चम्मच लेता है, आप बच्चे को खाने वाला चम्मच देते हैं, आपका बच्चा सारा दिन उसकी आंख ही नहीं खुलनी। बिल्कुल। और ये डेंजरस चीज़ें हैं। तो डॉक्टर साहब कोई ऐसी चीज़ें जो आप रेकमेंड करते हैं जो खांसी जुकाम का, जो घर पे, जिनको हम घर के टोटके कहते हैं, वो ठीक है, जो आप अप्रूव करते हैं? अगर सिर्फ इसमें ये ठंडी मीठी बोतलें अगर बंद कर दें ना बच्चों को, तो डिजीज़ बर्डन आधा रह जाएगा। इसके बाद जो ख़ास टिप है इसमें, थोड़ा सा नीम गर्म पानी, ख्वाह गर्मी हो, नीम गर्म पानी वो इस्तेमाल कराएं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब दो तीन चीज़ें मैं आपसे पूछूंगी जो सबसे कॉमन घरों में, एक तो कहते हैं कि जब खांसी बहुत ज़्यादा आती है तो शहद चटा दें और उसके अंदर थोड़ी काली मिर्च डाल दें या हल्दी डाल दें, इसके बारे में आपकी एज ए डॉक्टर क्या राय है? शहद देखिए, ये तो इस्लाम में है, हमारी रवायात में है कि शहद बहुत अच्छा है, लेकिन मसला फिर आएगा कि क्या, थैंक यू आपकी जान, थैंक यू। क्या ये खालस है? वो भी श्योरिटी नहीं होती। इसलिए बेहतर यही है कि आप उसको, जो नॉर्मल प्रोसीजर है ना, पहले तो इन्वेस्टिगेट करवा लें कि उसको खांसी है, साथ बुखार तो नहीं हो रहा। अगर बुखार हो रहा है तो इसका मतलब है कहीं पे इन्फेक्शन भी है, तो पहले तो इन्फेक्शन दूर करें। फ्लू का आस्ता आस्ता 2-3 दिन में, 4 दिन में अगर नॉर्मल्स है तो वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो अच्छा जाएगा। डॉक्टर साहब, ये एक बात बताएं, मुझे एकदम से सवाल आया जहन में, जो मैंने भी, मुझे बड़ा कंफ्यूजिंग लगती है ये बात। वायरल इन्फेक्शन के दौरान भी अब डॉक्टर्स एंटीबायोटिक दे देते हैं, गलत है, ये बहुत गलत है। अगर आपको खुद कहते हैं वायरल है और फिर कहते हैं लेकिन एहतियातन एंटीबायोटिक दे दें। ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो कर दे, मसलन बुखार है उसको बुखार की दवाई दे दे, लेकिन अब दुनिया इस पे बहुत कंसर्न है। भाई हमारे मुल्क एंटीबायोटिक आप जितना बच्चे को देंगे उतना ही ज़्यादा आपका बच्चा एंटीबायोटिक डिपेंड, उसको, उसके जिस्म को आदत पड़नी शुरू हो जाएगी, और खुदा न खास्ता किसी बड़ी बीमारी में जब आप एंटीबायोटिक देंगे असर ही नहीं करेगा। असर नहीं। अब सही इस कहा है पे कि गलत कहा बिल्कुल, इसमें हमारा जो अलमी है ना, हमारे मुल्कों का, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, इसमें जिस तरह मैंने बताया ना कि WHO ने एक तो इन्फोडेमिक मैनेजमेंट सेल कायम किया, एक माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हमारे मुल्कों की वजह से, जो सेल्फ मेडिकेशन और बेतहाशा एंटीबायोटिक्स का यूज़ है। बाहर के मुल्कों, यूरोपियन में तो नहीं होता ऐसा, वहाँ तो एंटीबायोटिक आप प्रिस्क्रिप्शन के बगैर दे नहीं सकते, और आप बच्चे को भेजें मेडिकल स्टोर पे वो मिल जाएगी। इसलिए ये इस चीज़ को रोकना है। अब गवर्नमेंट को मेजर्स इख्तियार करने चाहिए कि वो किस तरह एंटीबायोटिक्स का यूज़ रोकें। हम रेजिस्टेंस होते जा रहे हैं, ठीक है, इसको रोकना है, और यकीनन डिजीज़ बर्डन भी कम होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ना कुछ सवाल मैंने, क्योंकि शुरू में व्यूअर से रिक्वेस्ट की थी कि हमारे फेसबुक के पेज पे, मॉर्निंग एट होम के पेज पे, और हमारा जो नंबर है 042992000648 पे कॉल करके अपने सवाल हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि पेरेंट्स एंड एडल्ट सारे ही बड़े परेशान हैं आजकल। पहले आप कहते डॉक्टर साहब, ये होता था कि सीज़न चेंज के दौरान तबीयत ख़राब हो जाती है। अब सीज़न चेंज जब हुआ है, सर्दी की तरफ जा रहा था, तब से लोग बीमार हुए हैं, अभी तक बीमार हैं, और अब सीज़न वापस, अब अल्लाह का शुक्र है स्प्रिंग आने वाला है, लेकिन स्प्रिंग के साथ भी फिर मुख्तलिफ बीमारियाँ आती हैं। खैर, मेरा नाम सायमा है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मेरा 5 साल का बेटा है, उसको हल्की सी खांसी और ज़ुकाम है। वो जब तक मेडिसिन यूज़ करता है तब तक तो ठीक रहता है, एंटी एलर्जी की दवाई भी दे रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई हल बताएं, पूरी सर्दियाँ ऐसे ही गुजरी हैं। उसे चाहिए कि एक तो अच्छी ग़िज़ा दे, ये जंक फूड्स उसको बंद करवाएं, वो यकीनन दे रहे होंगे।
5 साल का बच्चा और नीम गर्म पानी उसको पिलाना शुरू कर दें, और नो एंटीबायोटिक। अगर बुखार नहीं है, वो तो उन्होंने नहीं लिखा होगा। वो यही कह रहे हैं कि हल्की खांसी और ज़ुकाम, वही कह रही है कि जब तक एंटी एलर्जी और बाकी दवाइयाँ देते रहते हैं तब तक बच्चा ठीक रहता है, जैसे ही दवाई रोकते हैं तो शुरू हो जाता है। अब डॉक्टर साहब एंटी एलर्जी भी बंदा कितनी देर दे सकता है? मेरा ख्याल है बेहतर है कि उनको आप किसी किस्म की कोई भी मेडिसिन ना दें। अच्छा। और सिर्फ उसे अच्छी खुराक दें और नीम गर्म पानी पिलाएं बच्चे नीम को, गर्म पानी पिलाएं। 100 चीज़ें, मज़े का वेजिटेबल नूडल का सूप बना के बच्चे को पिलाएं। सूप दे, और ये सारी चीज़ें घर पे बन सकती है, लेकिन यखनी में बना हुआ, क्यूब में बना हुआ सूप नहीं। और फ्रेश जूसेस दे दे बस। अच्छा डॉक्टर साहब, निदा ने कराची से लिखा है कि मैं कराची से बात कर रही हूँ, मेरा 1 महीने का बच्चा है, उसकी खांसी ठीक ही नहीं हो रही। सेम प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब 1 महीने के बच्चे को आप किधर कौन सी ग़िज़ा खिलाएंगे? माँ का ग़िज़ा तो नहीं, लेकिन वो देखें ब्रेस्ट फीडिंग है, बेहतरीन चीज़ है। अगर वो कर रहे हैं तो फिर तो उसको ये होनी नहीं चाहिए, लेकिन इर्द गिर्द का माहौल तो साफ़ करें ना। ये एक फ्लू क्या है, ये एक एलर्जी है ना। अच्छा, यहाँ पे मैं एज अ मदर एक चीज़ ज़रूर कहूँगी। देखिए निदा, एक बहुत बड़ा इशू है हमारे मुल्क में, वो ये है कि हम हर जो बंदा आता है उसको अपना बच्चा पकड़ा देते हैं, वो उसको चूम भी रहे होते हैं, खेल भी रहे होते हैं। अब मसला ये है कि जो बच्चा एटलीस्ट पहले 3 महीने तो बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो टोटल माँ के ऊपर डिपेंडेंट होती है। अगर बार बार आप बच्चे को लोगों की गोद में देंगे, उसको लोग चूमेंगे, बाकायदा जब कोई चूमता है तो सांस में सांस जाता है। सो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है ना। अच्छा, ये आपने देखा होगा कि जब कोविड अरूज पे था ना, तो हम लोगों ने हैंड शेकिंग बंद कर दी थी, एक ट्रेंड निकल पड़ा था, और अब फिर शुरू हो गया, और ये शुरू होने से कोविड बढ़ गया। अब कोविड के पेशेंट्स रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। इसकी वजह ये कि हम भूल गए हैं कि कोविड है, कोविड है और रहेगा है, लेकिन इसके लिए 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, छोटी सी। एक, आपने नमाज के ज़रिए अपनी इम्यूनिटी बेहतर करनी है, साफ़ सुथरा रहे। चले अल्लाह की खातर तो हमने करना ही करना है, लेकिन ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत के लिए भी नमाज पढ़ें, सेहत के लिए पढ़ लें। वज़ू करेंगे, सफाई हो जाएगी। और अगर आप मुस्लिम नहीं हैं तो आप जिस भी मज़हब से बिलोंग करते हैं, आप अपनी इबादत, एक बात बताऊँ व्यूअर्स, इबादत करने से इंसान के जहन को जो सुकून मिलता है वो भी हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। जी बिल्कुल। और यूज़ करें, आप मास्क को भूलें ना, उसको यूज़ करें, और हैंड शेकिंग तो बिल्कुल बंद कर दें। और प्लीज़ बंद जगहों पे, जैसे कि अगर आप किसी लिफ्ट में जा रहे हैं, एटलीस्ट इन जगहों पे तो ख़ास, लिफ्ट में 6-6, 8-8, 10-10 लोग भी होते हैं कभी कभी, एक बात। दूसरी बात, अगर आप गाड़ी में बैठ रहे हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग हैं, और मतलब फैमिली, आपके घर के फैमिली मेम्बर से हट के भी लोग हैं, तो ऑब्वियसली आपको नहीं पता कि किसको क्या है, तब भी मास्क पहने। छोटे बच्चों को प्लीज़ थोड़ा एहतियात करें। हर बंदा उठा के चूम रहा होता है। एक्चुअली बच्चे तो फिर भी कोविड से निकल जाते हैं आसानी से, लेकिन वो जब कोविड घर में लेके आते हैं तो जो घर के बुजुर्ग होते हैं वो बहुत बुरी तरह मुतासिर होते हैं। डॉक्टर साहब फाइनली एक सवाल, समीना बात करी हूँ सियालकोट से, प्लीज़ मुझे बता दें कि डेंगू का सीज़न कब शुरू होगा और हम क्या करें? एहतियात इनको ये चाहिए कि ये समझें जी कि हमारे मुल्क में कौन सा सीज़न है। हमारे मुल्क में ह्यूमिडिटी जहाँ चाहें बंद कमरे और सफाई का है कोई नहीं है, तो इस मौसम में तो खैर बिलखसूस एहतियात की ज़रूरत है जब मौसम बदल रहा है। ये अब डेंगू सार उबारेगा और कोविड भी साथ साथ चलता जाएगा। हमारे मुल्क में ये कोई नहीं है कि डेंगू इस सीज़न में, किसी वक्त भी हो सकता है। मलेरिया नो डाउट वो रेशो तो कम आ रही है जो हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं, लेकिन उसका सीज़न कब शुरू होता है? सीज़न का कोई नहीं है इसका, अब सीज़न का कोई नहीं है हमारे ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। एक्चुअली व्यूअर्स ये सारा साल ही चलता है। मैं तो सर्दियों में इतने मच्छर घूमते हुए देखे हैं, मैंने कहा यार, और मैंने एक दफ़ा तो मच्छर से गुफ्तगू भी करने की कोशिश की। मैं कहा भाई मार भी जा, मतलब डॉक्टर साहब इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। सर्दियों में मच्छर नहीं होते थे जी, मुझे तो नहीं याद बचपन में मच्छर होते थे। अब कड़कती सर्दी के अंदर मच्छर घूम रहा है आराम से स्वेटर पहन के, मुझे समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है, बट खैर इसमें बड़ा अच्छा फैक्टर है हेल्थ एजुकेशन की ज़रूरत है, ये एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग कर रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क। देखिए ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा इशू है, बल्कि हमारे मुल्क में क्या पूरी दुनिया में, ग्लोबल से मुराद पूरी दुनिया। तो इस वक्त आलमी, क्योंकि माहौलियाती तब्दीली जो है वो हर जगह उस पर
बहुत बहस भी हो रही है, एक हॉट टॉपिक है। सो इसी कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क ने नई जनरेशन के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए, इन मौज़ूआत पे अवेयरनेस के लिए एक कार्टून सीरीज़ शुरू की है। देखिए, ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है बच्चों को, अगली जनरेशन को तैयार करने का। इस सीरीज़ का नाम है प्लैनेट चैम्प्स, और इसमें हमारे हीरोज़ जो होंगे वो पूरी दुनिया के जो डिफरेंट मामलात होंगे, माहौलियाती आलूदगी और डिफरेंट इस किस्म की चीज़ों से रिलेटेड उन ख़तरात का मुकाबला करेंगे, बिलाखिर कामयाब होंगे। और बच्चों के इंटरेस्ट और पार्टिसिपेशन के लिए एक मोबाइल ऐप भी है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से जाके। हमारी जो ये रियल लाइफ चैम्प्स हैं, जब ये एक दफ़ा डाउनलोड कर लेंगे तो आप उसका हिस्सा भी बन सकते हैं, अपनी पिक्चर्स और वीडियोस उस ऐप पे अपलोड कर सकते हैं, और एक स्पेशल प्रोग्राम में हम वो भी शेयर करेंगे। सो प्लैनेट चैम्प्स देखना ना भूलिएगा और ऐप भी ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। एंड डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि आज शो पे एक ऐसी पर्सनालिटी आए हैं जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस याफ्ता हैं, उसके साथ साथ बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स अपने नाम कर चुके हैं। मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है। अगर हम बात करें उनकी एक्टिंग की तो ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर। कॉमेडियन होने की बात करें तो कोई इनके करीब भी नहीं आता in terms of performance and brilliance. As a producer, इन्होंने वो जो कहते हैं ना कि सारे प्रोड्यूसर्स की को सख्ते में भेज दिया अपने एक ब्रिलियंट प्रोडक्शन के साथ। हम अभी उसकी भी बात करेंगे, एज अ डायरेक्टर एंड एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा इनकी जो फिलैंथ्रोपी की साइड है, जो ये इंसान दोस्त हैं जो आउट ऑफ द वे जाके, चाहे वो लाहौर के लोग हों, पाकिस्तान के लोग हों, दुनिया के किसी कोने में हों, चाहे हाजियों की खिदमत करने के लिए जाते हों खाना काबा, ये हर लिहाज से एक बेहतरीन और आला ज़र्फ़ इंसान है। ड्रामे, टेलीविज़न के, स्टेज, मूवीज़, कौन सा एरिया है जिसमें इन्होंने पाकिस्तान को ना रिप्रेजेंट किया हो और इंटरनेशनली इन्होंने पाकिस्तान को ना रिप्रेजेंट किया हो। मैं बात कर रही हूँ आपके, मेरे, हम सबका फेवरेट, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस याफ्ता इफ्तिखार ठाकुर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठाकुर साहब, आपके साथ हमेशा मेरी गुफ्तगू ज़रा आपके दूसरे इंटरव्यू से मुख्तलिफ होती है, क्योंकि हर कोई आपकी कॉमेडी वाली साइड देखना चाहता है। और मैं आपकी वो वाली साइड अपने आप को बहुत खुशकिस्मत कंसिडर करती हूँ कि मैं आपकी वो वाली साइड जानती हूँ जो कॉमेडी से बहुत सेपरेट है, इन द सेंस दैट आप एक बहुत सीरियस आर्टिस्ट हैं। तो सबसे पहला सवाल तो ये है, कभी आप इरिटेट नहीं होते कि हर इंसान आपको एक फ़नी और कॉमेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहा होता है? कभी बंदा किसी सीरियस मूड में भी होता है? मेरा ख्याल है नहीं, मैं इरिटेशन मुझे कभी भी किसी जगह पे भी नहीं हुई। हालांकि बहुत सारे लोग जब वहाँ पर होते हैं जहाँ लाखों लोग होते हैं और जत्थे होते हैं और वो कोई इधर से पकड़ रहा होता है, कोई इधर से खींच रहा होता है, मुझे वहाँ पे भी इरिटेशन इसलिए नहीं होती कि मुझे ना जी उनकी मोहब्बत नज़र आ रही होती है, मुझे फील हो रही होती है। कोई भी कुछ भी कह दे मुझे इसलिए तकलीफ़ या टेंशन या परेशानी नहीं होती। वो ना किसी रिश्ते के हवाले से कह रहा होता है, या मुझे भाई समझ रहा होता है या मुझे अंकल समझ रहा होता है। कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, वहाँ हमारी बेटियाँ जो हैं वो जो पढ़ती हैं वो हमारे पीछे अंकल अंकल करती भाग रही होती हैं, वो खींच रही होती हैं बाकायदा। कई दफ़ा ऐसा भी हो जाता है कि मतलब वज़न नहीं लेवल रहता, कहीं गिर भी जाऊं तो ज़रा से भी टेंशन है, क्योंकि उसमें वो हंस रही होती हैं, वो अंकल गिर गए तो क्या हुआ। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो इनको देखें उनको गिराने की कोशिश करें, प्लीज़। हाँ, लेकिन वो माइंड नहीं करते, इसका ये मतलब नहीं आप उनका कीमा निकाले। मैंने कहा मैं क्लियर कर दूं ना, बिल्कुल। अब हम इसको एक कॉल ना समझे ना कि आए इफ्तिखार ठाकुर साहब को गिराएं। मुझे सिर्फ इसका मज़ा आता है जब उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। अच्छा ठाकुर साहब, एक और इसी के साथ जो एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, देखिए आप तो माइंड नहीं करते, लेकिन आप वो वाली पर्सनैलिटी हैं कि आपको गांव में ले जाएं, आपको हाई फाई सोसाइटी में ले जाएं, कहीं पे भी ले जाएं, आपको हर बंदा पहचानता है। फैमिली के साथ जब निकलते हैं, फैमिली तंग नहीं होती? बच्चे नहीं फील करते कि अब्बू जी तुसी सब के हो, हमारे नहीं हो बस?
अच्छा जी, ये बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं, लेकिन हकीकत ये है भाई कि बंदा मेरे कभी पास सौदा लेने ही चला जाता है। नहीं, मैं बच्चों के साथ। ले जाता हूँ साथ बच्चों को। मैं ज़्यादातर बच्चों को साथ रखता हूँ। मैं ट्रैवलिंग में बच्चों को साथ रखता हूँ। जब भी मुझे 1-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे या पूरा दिन अगर मुझे मिल जाए तो मैं बच्चों के साथ रहता हूँ। मेरे बच्चे बड़े मज़े के हैं। मेरा ख्याल है कि दुनिया में अगर कोई शख्स कहे कि जी कि सबसे अच्छी वाइफ मेरी है, तो मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में सबसे अच्छी वाइफ मेरी है। माशाल्लाह। इतनी कमाल आउटस्टैंडिंग हमारी अंडरस्टैंडिंग है। मैं कोई भी बात यानी किस लहजे में उससे कर रहा हूँ, उसको पता होता है कि ये क्यों इस तरह कर रहा है, और वो उसको फील करके वो उसी तरह का ही जवाब देगी मुझे। हाँ, वो मेरे साथ हंसती खेलती रहती है, वो मुझे बहुत अच्छी तरह समझती है। यानी बट आपकी जब ट्रैवलिंग होती है तो फिर तो आपको बहुत मिस करती होंगी। हाँ, उस वक्त ऐसा होता है कि जब मैं अगर अकेला कहीं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ या कहीं 2-4-10 दिन के लिए, अभी आप जब मैनचेस्टर जाएंगे तो भाभी साथ जाएंगी? बिल्कुल साथ जाएंगे। बच्चे भी मेरे साथ होंगे 3 दिन। मुझे एम मुंह बोली बहन बनाया हुआ है आपने। और मेरे बच्चे, आप 3 को तो वापस आ जाएंगी। हाँ, ये भी बात है, ये भी बात है। लेकिन कभी आप एम ही कह दे कि बेटा तू भी आ जा साथ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है। बहुत सारे लोग हमारे साथ ट्रैवल करते हैं, और ख़ास तौर पे मेरे साथ जितनी भी ख़वातीन ट्रैवल करती हैं, वो एट द एंड जब पाकिस्तान पहुंचेंगी तो अपनी फैमिली को ये ज़रूर कहेंगी कि भाई आइंदा पूरी ज़िंदगी में अगर ट्रैवल करना है तो ठाकुर साहब के साथ अपने करना। भाई के साथ ही कभी मैंने उनको सामान को नहीं हाथ लगाने दिया कि लगेज आप पकड़ें, उठाएं, लो। नो 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 नो, बिल्कुल हर तरह से। भैया बुरा ना मनाए, अपना बोझ नहीं आप उठा पाते तो आप सूटकेस कहाँ से उठाएं? मेरे बच्चे सूटकेस के साथ पहिए लगे होते हैं। हाँ, ये भी बात ठीक है। कहीं हवा तेज चल, जब न्यूयॉर्क में कभी आपको पता थंडर स्टॉर्म आता है तो मेरा भाई तो हवा में उड़ता हुआ नजर आएगा कहीं ना कहीं। मैंने बुजुर्गों से सुना है कि किसी की शख्स का पता चलेगा जब वो आपके साथ सफर करेगा, एग्जैक्टली, या आपके साथ खाना खाएगा। दोनों बातें मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझी हुई थी उन बुजुर्गों से। भाई कैसे पता चलेगा सफर में? अच्छा, खाने और दोनों का बताएं, कैसे पता चलता है? सफर के अंदर जब आप जैसे 2 वाली सीट है और आप और मैं सफर कर रहे हैं, हाय, ठीक है जी। अब आप थक गए हैं, नींद आई है, तो आप मेरे शोल्डर पे अगर आ गए हैं या आपने मेरा सहारा ले लिया है, तो मैं जो तंग आने वाला बंदा होगा वो उसको कहेगा अपने भार पे बैठो। लेकिन सफ़र आसान करने वाला जो है ना, वो और ऐसे हो जाएगा ताकि आप और थोड़ा रिलैक्स हो जाए। बिल्कुल। खाने के अंदर समझे कि मटन और आलू पके हुए हैं, आप 2 बंदे खाना खा रहे हैं, जो अच्छी वाली बोटी है ना जी, वो उसकी तरफ करनी है। अच्छी वाली चीज़ उसकी तरफ करनी है। उसमें जो अच्छी अच्छी चीज़ें डिलीशियस हैं, वो अगर आप सामने वाले की तरफ करेंगे तो इट मीन्स कि आप अच्छे। अच्छा भैया, मैं आपको एक बात बताऊं, पर्सनली जब मेरे घर में कभी खाना होता है या कभी मतलब गेस्ट आते हैं, मेरे से खाना ही नहीं खाया जाता, क्योंकि मुझे ज़्यादा मज़ा आता है दूसरों को, मतलब बंदा ने खा लिया थोड़ा बहुत, 2-4 ने वाले ले लिए, वो लोग माइंड ना करें। मुझे ज़्यादा मज़ा आता है लोगों को देखते हुए खाना खाते, क्योंकि देखिए इंसान जब इंजॉय कर रहा होता है और खा रहा होता है तो आपको भी खुशी होती है। अभी 1 हफ्ते पहले की तो बात है, मैंने आपको बैठे हुए देखा ही नहीं। आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 7 सेकंड बैठ सकते नहीं, वो सिर्फ इसलिए भैया क्योंकि बार बार मैंने कोई ना कोई कहानी सुनानी होती थी, और आपको पता ना व्यूअर्स, मैंने जब भी कहानी सुनानी होती है तो मैंने ऐसे सुनानी होती है। अच्छा आइए जी, मैं आपको बताती हूँ एक बात, और वैसे कहानियों में आपसे कोई जीत नहीं सकता। उस दिन हम दोनों ने ही बातें की हैं, बाकी सारे हमारी शक्लें ही देख रहे थे। नहीं, मेहमान नवाजी में आप हरफे आखिर हैं। और बाय द वे आई एम सो एक्साइटेड, क्योंकि ठाकुर साहब के साथ मुझे काम करने का मौका मिलेगा बड़े अरसे बाद। और बड़ी खूबसूरत कहानी। अच्छा, लेकिन उस कहानी पे जाने से पहले मैं चल मेरे पुत की बात करना चाहती हूँ, क्योंकि सारे जो प्रोड्यूसर्स बाकी के जो पंजाबी दुनिया के थे, और बल्कि नॉर्मल जो रेगुलर सिनेमा के भी थे, वो अपने चल मेरे भरा निकल जाओ यहाँ से, हमारा कुछ नहीं अब बनना। ये क्या था? ये चल मेरा पुत था क्या? ये आया, लोगों को हिला के अभी तक भी नहीं गया, अभी भी सिनेमाज में लगी हुई है। ये अभी भी कुछ सिनेमाज में लगी हुई है जी। अभी 2 लगी हुई है, 3rd जो है वो नेक्स्ट वीक में लगने जा रही है। मैं 1 की पहले बात करना चाहती हूँ। 2 तो 1 आगे भी की पूरी बात। दुनिया में लगी हुई है जी, 2 भी लगी हुई है, और 3rd जो है वो भी लगी हुई है, और पाकिस्तान में नेक्स्ट वीक में वो तमाम सिनेमा घरों में लगने जा रही है। अच्छा, अब देखे ना,
एक मुझे बाय द वे यहाँ पे थोड़ा सा अपने पीटीवी की भी बात करना चाहूँगी कि पाकिस्तान की जो हमारी जो फिल्म डिवीज़न है स्पेशली पीटीवी की, वो बहुत एफर्ट्स कर रही है। तो जब आपने थर्ड वाली रिलीज़ करनी है तो प्लीज़ हमारे पास आएँ, कास्ट को लेके आएँ। हम अब मुझे पता है प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है चल मेरे पुत 3 को, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। वो 1 के बाद वो जैसे ही चल मेरा पुत 15 भी लगेगी तो लोग भागे दौड़े जाएंगे। और मेरे ख्याल से मौला जट, मतलब वो जो एक मौला जट वाला जो एक पूरा एलिमेंट था, नॉट हाँ ये जी। वाली जो ओरिजिनल मौला पहले जट वाली थी, है। उसके बाद फिर जट और ये जट और वो एक हाँ सीरीज जी। ही बन गई। और चल मेरा पुत भी कुछ इसी किस्म का काम कर रही है इस वक्त। जी जी जी। चल मेरा पुत का आइडिया कैसे आया, वो पहली वाली कैसे बनी, और ये तुक्का था नहीं नहीं या नहीं। या नहीं, देखिए नहीं। क्योंकि आपने पहले भी चीजें बनाई हैं, जी जी जी। लेकिन इतनी बड़ी स्मैश हिट ये आपकी सबसे बड़ी है। तुक्का नहीं था जी, वो मुझे पूरी बात शुरू से बात बताएं। मैं 3 साल 2 महीने यूनाइटेड स्टेट में रहा था। जब मैं वहाँ पर फिल्म एकेडमी करने के लिए गया था, तब मुझे फील हुआ था कि लीगल जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनके बड़े हकूक़ हैं, जो इल्लीगल लोग रहते हैं उनके हकूक़ कम हैं। हालांकि दोनों इंसान बिल्कुल सही है। हैं तो दोनों इंसान। और बहुत सारे जो इल्लीगल लोग वहाँ रहते हैं ना जी, उनके हकूक़ हैं लेकिन उनको पता नहीं है, अच्छा, इसलिए कि वो डरे हुए रहते हैं, घबराए हुए रहते हैं। हालांकि उनके हकूक़ हैं एज ए इंसानी। पूरी दुनिया के अंदर इंसानियत के जो हकूक़ हैं वो बिल्कुल इक्वल हैं, बिल्कुल। लेकिन इल्लीगल डरे हुए वो इस्तेमाल नहीं करते। मुझे वो पूरी दुनिया को ये बताना था कि लीगल लोग किस तरह रहते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, और इल्लीगल जो वो लोग वहाँ पे रहते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना लूज़ क्यों होता है। ठीक है। एक मुझे एतराज़ है पाकिस्तान के लोग जो पूरी दुनिया में जाते हैं और पूरी दुनिया से जो लोग आते हैं, जो पाकिस्तान से लोग जाते हैं ना जी, इनकी कोशिश होती है कि वो 2 या 3 शिफ्टों में काम करें। क्यों करें? कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अपने पीछे घर वालों को भेजें। जबकि बाकी पूरी दुनिया से जो लोग आते हैं वो क्या करते हैं कि एक शिफ्ट में काम करते हैं, एक शिफ्ट में पढ़ते हैं। अब वो पढ़ के 2 साल के बाद या साल के बाद वो तरक्की कर लेते हैं, वो अच्छी जॉब पे चले जाते हैं, फिर उससे अच्छी जॉब पे चले जाते हैं, फिर और पढ़ते हैं, फिर और अच्छी जॉब पे चले जाते हैं। ये 3-3 शिफ्टों में काम करते हैं और सारी ज़िंदगी मजदूर ही रहते हैं। बिल्कुल सही। अब जो पैसा ये पिछले घर वालों को भेजते हैं वो सिर्फ इसलिए भेजते हैं कि मेरी वहाँ इज्जत बनी रहे कि भी बड़े पैसे कमा रहे हैं, और उधर वो एक छोटे से घर के अंदर बड़ी तंगी से रहता है। हो सकता है वो 3 टाइम का खाना भी ना खाता हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। पीछे जो लोग हैं उनको भी लेवल के ऊपर रखना चाहिए, वहाँ एजुकेशन करना चाहिए, अपनी तरक्की करनी चाहिए और पैसे सेफ रखने चाहिए, ताकि अगर कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान आ जाए तो अपना बिजनेस कर सके। बिल्कुल। जब वो यहाँ पर आते हैं, लोग घर वालों से पूछते हैं कि भाई मैंने इतने पैसे भेजे हैं, अब मैं थक गया हूँ, मैं नहीं जा सकता। ये कहते हैं फिर करोगे क्या, क्योंकि ये तो खा चुके होते हैं। और ये खाते क्यों हैं? ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए खाते हैं। भैया मैंने तो एक्चुअली ऐसे लोगों से मुलाकात मेरी हो चुकी है जिन्होंने कहा कि जी हमारे अब्बू तो 20 साल बाहर रह के आए, हर महीने भाई को पैसे भेजते थे कि भाई तुम इनको यहाँ पे संभाल के रखो, जबकि डिवैल्यू कर देते पैसे को, लेकर चलो भेज देते थे इस लॉजिक के साथ के संभाल लेना। 20 साल के बाद बाप वापस आया कि भाई बच्चों से भी दूर, सारा कुछ कि बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करे आगे से। उन्होंने कहा भी हमने तो आपके घर वालों के अखराजात पे ही सारे पैसे खर्च कर दिए। चल 20 साल दूरी और नथिंग। अच्छा, तो चल मेरा पुत, वो तो कॉमेडी है। नहीं, चल मेरा कॉमेडी में बताना चाहता हूँ ना जी हर बात। अगर मैं मज़ाह में बताना चाहूँगा तो लोग सुनेंगे, अगर मैं सीरियस कोई चीज़ बताना चाहूँगा तो सीरियस तो पूरी दुनिया में कंटेंट चल रहा है। मोबाइल इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि इसको आप ज़रा सा बोर होंगे, आप क्लिक कर देंगे उसे। रिमोट आपके पास है, आप फ़ौरन उसको निकाल देंगे। मैं ये कहता हूँ कि भाई कॉमेडी या तफरीह वो होती है जो आप अपनी दादी अम्मा, अपनी अम्मा, अपनी छोटी बेटी, अपनी बहन के साथ बैठ के देख लें। घर में खाना खा रहे हैं आप, टीवी लगा हुआ है, अगर कोई बैड जेस्चर आ गया, ये बुरी बात आ गई, तो आप फ़ौरन उसको निकालेंगे। इससे पहले आपको शर्मिंदगी भी होगी अपने बच्चों से। मैं ये कहता हूँ कि ऐसी प्रोडक्ट बनाई जाए जो घर के सारे अफराद भी देख लें और पूरी देख लें, और जो उसके अंदर मैं लाइन कहना चाहता हूँ वो डेफिनेट सुन लें। क्या बात है। अभी हमने एक फ़िल्म बनाई है सुपर पंजाबी लोकल,
हाँ जी। मुझे ना ये एक बड़ी तकलीफ़ है कि मैं अखबारों में या न्यूज़ में पढ़ता हूँ कि जो बच्चियाँ हमारी, मेरी बेटियाँ, मेरी बहनें दूर दराज इलाकों के अंदर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने जाती हैं, उनके लिए तो रेड कारपेट बिछाना चाहिए, उनके ऊपर तो फूल निछावर करने चाहिए, उनके साथ बदतमीजी हो जाती। बिल्कुल। और कुछ लोग जो हैं वो अपने बच्चों को कतरे नहीं पिलाते, और उसके बाद जब वो पोलियो के मरीज़ हो जाते हैं, एक बच्चा पोलियो का मरीज़ जो होगा वो पूरे ख़ानदान को सफ़र करना पड़ेगा उसकी वजह से, ना कि एक बच्चे को। और बाय द वे जिसमें पोलियो पॉजिटिव हो गया, अब उस बच्चे के थ्रू जब वो वॉशरूम यूज़ करता है और बाकी सब चीज़ें होती हैं, तो आप और मज़ीद, और पोलियो पूरी दुनिया में ख़त्म हो गया भैया, 2 ममालिक में रह गया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है जी, हमें यहाँ अफगानिस्तान की तो चलो समझ आती है हालात की नहीं, वजह से। वहाँ भी नहीं होना नहीं, चाहिए। बट हमारा क्या एक्सक्यूज़ है? हमारे तो घर घर कप दरवाजे पे आके कतरे और बाय द वे मैं पर्सनली इस चीज़ की गवाह हूँ, क्योंकि मेरा हसन अब 6 साल के हुए हैं माशाल्लाह, बट हसन को जब आए हैं कतरे पिलाए हैं, नूर सो रही होती है, उसको उठा के हम कतरे पिलाते हैं। भाई वो बेचारे इंसान है, आपके दरवाजे पे आए हैं आपके बच्चे को एक कतरे पिलाने के लिए, आप उनको कहें जी अभी मेरा बच्चा सो रहा है, बाद में है। वो इतने मासूम, इतने शरीफ लोग हैं, वो आ भी जाते हैं फिर से वापस। लेकिन हमें शर्म हया नहीं आती कि वो जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। वो भी ऑब्वियसली अच्छे लोग हैं, वो कहते हैं चलो ठीक है, अगर बच्चा सो रहा है हम आ जाएंगे, लेकिन ज्यादती कर रहे हैं आप। आपका बच्चा उठेगा, कतरे पिएगा, चलो नहीं सोएगा, एक कुछ घंटे की एक प्रॉब्लम है ना। उन लोगों को जिनको आप बार बार तकलीफ दे रहे हैं, क्या मैं तो आपके साथ 100% एग्री करती हूँ। और भैया 15 साल से डिफरेंट चैनल्स पे और पीटीवी पे 13 साल से मैं यही बात बोल रही हूँ, खुदारा प्लीज पोलियो के कतरे पिला दें, मुकाएं इस अजाब को, ये ख़त्म करना चाहिए। अच्छा भैया, लेकिन मैं उसको इस तरह सीरियस नहीं बता सकता ना। मैंने स्क्रीन के ऊपर 2 घंटे का टाइम है मेरे पास, मैंने इनको हंसाना है, इनको रिलैक्स करना है, और उसके बीच में मुझे ये बात करनी। सो मैंने उसको डिज़ाइन इस तरह किया होता है कि अभी सारे घर के अफराद बैठे हों, वो उसको देख रहे हों, हंस रहे हों, खेल रहे हों, और उसके बीच में एक बात जो है वो मैं कह सकूं उनको कि भाई ये अपने बच्चों के लिए ये अजाब ना बनाएं। मैं यूनिसेफ को सलाम पेश करता हूं कि वो इतनी मेहनत और मोहब्बत के साथ इस पाकिस्तान की जो आने वाली कौम है, जो बच्चे हैं मेरे जिन्होंने आगे पाकिस्तान को लेकर चलना है, उनकी सेहत का ख्याल रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एंड द पॉइंट इज़, जो बात मुस्कुरा के अच्छे अंदाज में कहते हैं वो हजम करनी भी आसान होती है। जब हम डांट के और लेक्चर दे के कहते हैं तो इंसान वैसे ही, क्योंकि बचपन में स्कूल याद आ जाता है और कान में शां शुरू हो जाती है। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे आपकी इजाज़त से सर। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमें ज्वाइन करेंगी शबाना अब्बास साहिबा, जो एक सूफ़ी सिंगर भी हैं और बहुत ही खूबसूरत कलाम पाक भी पढ़ती हैं। तो ब्रेक के बाद जब वो आएंगी तो उनसे कलाम सुनते हुए आएंगे, और ऑफ कोर्स हम अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। अब इफ्तिखार ठाकुर, मैं और कुछ और लोग मिल के क्या प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, इसका हम हल्का सा आपको टीज़र भी देंगे। एंड ऑफ कोर्स फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, और ये जो मैनचेस्टर जा रहे हैं क्या करने जा रहे हैं। अभी तो इनके साथ तो 10 प्रोग्राम करेंगे तो शायद इनकी 1 हफ्ते की एक्टिविटीज़ का पता चलेगा। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। क्या कहने व्यूअर्स, शबाना अब्बास हमारे साथ हैं, बहुत ही टैलेंटेड सूफ़ी सिंगर। कैसी हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है। आजकल आपकी क्या मसरूफियात हैं? और स्टडी कंप्लीट हो गई है तो अब सूफीज़म पे इंशाल्लाह एल्बम भी आ रहे हैं और साथ काम भी कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह। और स्टडी का ज़रा बताओ ना। एमफिल किया पंजाब यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में, तो अभी कंप्लीट हुआ एमफिल। तो इंशाल्लाह आगे जो है कि सूफीज़म को लेके और नात ख़वानी को इंशाल्लाह आगे काम कर रही हूँ। वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा ठाकुर साहब, एक सवाल आया आपके लिए। हमारी आवाम कह रही है कि आपका नाम तो इफ्तिखार अहमद है, तो ये इफ्तिखार ठाकुर कैसे हुआ? अच्छा, यस 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 यस। एक ड्रामा हम कर रहे थे लियाकत मेमोरियल हॉल में, पेंडू इन ट्रबल। तो वहाँ जो पब्लिसिटी के लिए बंदा गया ना जी, जिसने बैनर्स लिखवाने थे, वो उसने पूछा कि इन्हों का की नाम लिखना है जी, जो लम्मी नाक वाला मुंडा है, वो सिर्फ नाक से ही पहचानते थे। उस वक्त लम्मी नाक की उम्र क्या थी? अब ये तो पता नहीं, ये 30 साल पहले की बात। अच्छा।
21 मतलब 12-13 6 साल के थे। वहाँ ना जी अरशद मिनाज साहब जो हमारे को आर्टिस्ट हैं, जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट थे, उन्होंने जो निकला मुंह से उन्होंने कहा और इफ्तिखार ठाकर, तो वो बैनर पे जो लिखा हुआ पब्लिसिटी में आ गया ना जी, वो ही उसके बाद नाम चलता रहा सर। नाम मेरा इफ्तिखार अहमद ही है। अच्छा, यही बात मेरे साथ भी हुई। मेरा क्योंकि नाम सैयदा मेहरबानो काजिम है, तो जब पहला कोई मैंने प्रोजेक्ट किया और वो रफ़ी पीर ग्रुप के साथ किया, अब उनके साथ क्योंकि एक बचपन का ताल्लुक़ है तो उनको मेरा नाम जुगन ही पता है, क्योंकि जिस तरह आपको पता ना पंजाबियों में निक्का टैणिया डैडी जुगन LMNOPXYD, तो वो मेरा पेट नेम था। अब अक्सर लोग मुझे कहते हैं अच्छा जुगन काजिम आपका इंडस्ट्री का नाम है। मैंने कहा मेरा कोई इंडस्ट्री का नाम नहीं, मेरा घर वाला नाम है। और बंदे ने अगर रखना भी है तो कोई ढंग का नाम रखे ना, जुगन क्या है उसका मतलब ही कोई नहीं है। नहीं है तो बड़ा प्यारा नाम। नहीं भैया वो अपने चले, थैंक यू सो मच, वो तो भाई को लगेगा ही ना बहन का नाम प्यारा, लेकिन बहुत प्यारा नाम है, लेकिन इट वाज वन ऑफ दोज थिंग्स वेयर अक्सर लोग जो कहते हैं हाँ जी ये जो आपका इंडस्ट्री के लिए नाम है, तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो मेरे भाई का भी एक इंडस्ट्री का नाम है, तो वो नाम पड़ गया और फिर वो उसी को ही चलता रहा होगा। फिर नहीं, वो बुकिंग पे जो लोग आते थे ना जी टिकट लेने के लिए, वो पूछते थे ठाकर साहब है ना जी, वो बुकिंग वालों ने सुन के ना जी, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो ड्रामा जो भी हुआ उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये ना ही रखो, तब वो नाम चलता गया। तो वो चलता गया। हाँ जी, पब्लिक ने ये नाम रखा है, मैंने खुद से तो चेक बनता है इफ्तिखार अहमद के नाम पे। हाँ, इसके नाम पे भी बनता है, चल जाता है। सब चल जाता है। हाँ, अब तो ID कार्ड पे भी यही लिखा हुआ है, पासपोर्ट पे भी यही लिखा हुआ। घर वालों के दिल पे क्या गुजरती है वो एक और कहानी है। अच्छा, तो यू आर नकली ठाकुर। एब्सोल्युटली, ही इज नकली ठाकुर। नुसरत ठाकुर साहब मुझे कहा भी करते थे। नुसरत ठाकुर साहब, उनकी बेटी की शादी थी, तो वो महफिल थिएटर में आए, मोहम्मद कबीर खान साहब, सुहेल अहमद साहब, उनको एक्चुअली कार्ड देने के लिए, तो अंदर एंटर होते कहते हैं और अपना 2 नंबर ठाकर और पुत्र जाली ठाकर, मेरी बेटी जड़ी है ना जी तेरी फैन है, तो मेरा पुत्र ओदी शादी है, तो उन्हें खास तौर पर किया है कि भी वो जाली ठाकर ने भी बुलाना। चले एटलीस्ट माने तो। ओके, आप बात करना चाहूँगी, मैनचेस्टर जा रहे हैं, खैरियत से जा रहे हैं? एक्चुअली ना जी हमारी एक फाउंडेशन है गजाली एजुकेशन ट्रस्ट। अच्छा। उसके तहत ना जी हम पंजाब के तकरीबन 27,000 बच्चे जो मुख्तलिफ कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, उनके पास फीस नहीं होती, लेकिन वो बड़े ज़हीन बच्चे हैं, उनके घर वाले उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम उनके लिए उनकी फ़ीसें फराहम करने के लिए हमने एक ट्रस्ट बना रखा है। उसके तहत हमारा एक दौरा है यूरोप का और UK का, जहाँ से बहुत सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसमें, उनको मिलना है, उनके साथ रहना है कुछ दिन, उनको नई चीज़ें जो हैं हम बताना चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो बड़े ज़हीन हैं। वो शूटिंग पे नहीं जा रहे? नहीं, पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटियाँ पूरी दुनिया में हैं, जहाँ भी कोई पढ़ना चाहता है, जिस यूनिवर्सिटी में भी पढ़ना चाहता है, और वो ये समझता है कि मेरे माँ बाप फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उनके लिए यहाँ पर मौजूद हैं, वो हमारे साथ रब्ता करें। जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, हम हमारे वो बच्चे हैं, हम उनको अपने बच्चों की तरह तैयार करके भेजें। माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखें ठाकुर साहब, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिस तरह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो गई, येल हो गई, प्रिंसटन हो गई, MIT हो गई, अब ये आईवी लीग की यूनिवर्सिटीज़ हैं जी। बच्चे इतने ज़हीन होते हैं, उनका दाखिला हो जाता है, और अगर वो वहाँ पे पढ़ जाएं तो फिर उनकी पूरी उनकी और उनकी अगली 4-5 जनरेशन सिक्योर हो जाती हैं। वैसे भी लेकिन उनकी फीसें देना बहुत मुश्किल नहीं, वो हम हैं जी। हमें आगे बच्चों को जो है ना जी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाना चाहिए, सिर्फ तो नहीं वो बनाना ना, थोड़े से जितने भी ज़रूरत हैं ज़रूरत के तहत बनाने चाहिए। हमें आप बच्चों को IT के अंदर भेजना है, क्योंकि आगे वाले वक्त के साथ चलना है, हमें पानी के साथ चलना है, और पानी जिस तरफ जा रहा है उस तरफ भी चलना है, और जिस तरफ से आ रहा है उस तरफ भी जाना है, ताकि जोर बरकरार रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और ये बताइए मुझे कि एक प्रोजेक्ट जिसमें पता नहीं क्यों आपने मुझे भी सजेस्ट कर दिया, तो अब वो हम एक करने जा रहे हैं, एक मूवी बनाने जा रहे हैं, वो क्या मामला है, वो कैसे हुआ? मतलब आपने सोचा कि जो फिल्म बनेगी उसका आपने प्रोड्यूसर होना है? नहीं, मैंने नहीं होना। मुझे सिर्फ ये होता है कि जो मौजू होते हैं ना जी आजकल के दौर के, चूँकि हम मॉडर्न सिनेमा थिएटर के अंदर इंटर हो रहे हैं,
पंजाबी में मॉडर्न सिनेमा में। जी, मॉडर्न सिनेमा में पूरी दुनिया के अंदर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, जो हॉलीवुड कर रहा है, जो तामिल कर रहा है, जो बॉलीवुड कर रहा है, जिस पे अब फिल्म बन रही है, हमें उस पे जाना है। क्योंकि दुनिया में कहीं भी जो कल्चर होती है ना जी, कल्चर किसी भी मुल्क का, वो उसके मुल्क के माथे का झूमर होता है। मेरे मुल्क की एक सकाफ़त है, मेरे मुल्क की एक पहचान है। तो जहाँ लोग थिएटर के ऊपर कर रहे हैं, जहाँ टेलीविज़न के ऊपर कर रहे हैं, फिल्म पूरी दुनिया के अंदर जाती है। मुझे भी पूरी दुनिया को बताना है कि मेरा एक मुल्क है पाकिस्तान और उसकी ये सकाफ़त है, और वो मुझे इस तरह लेके जानी है कि वो रिस्पेक्टेबल हो जो है। हमें इसको मरने नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। मैंने कई जगह पे कहा है कि भाई चूँकि हमारे मुल्क में जो भी हुकूमत आएगी या आने वाली है, इनको चाहिए सर कल्चर की पॉलिसी लाजमी बनाएं और उसके ड्रेस कोड बनाएं, उसके कानून बनाएं और उसके तहत हमें चलना चाहिए। मैं समझता हूं कि कल्चर के ज़रिए मुल्क के अंदर मजबूती आ सकती है, फाइनेंशियली मजबूती, माशी तौर पे हम बेहतर हो सकते हैं अगर हमारी पॉलिसियाँ अच्छी हों, हमारे पास पढ़े लिखे लोग हों, और इससे टूरिज्म भी बढ़ेगा, डेफिनेट अब बढ़ेगा। देखिए ना, तुर्की लोग बहुत ज़्यादा, अभी तो तुर्की के हालात इस वक्त जो हैं वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट हैं, और सीरिया के, लेकिन लोग क्यों बार बार तुर्की जा रहे थे? उन्होंने टर्किश ड्रामे देखे जी, पाकिस्तान में, एक्साइटेड हुए। सबसे ज़्यादा लोग मेरे ख्याल से तुर्की जो है वो पाकिस्तान से जाते हैं, जी जी, एक एक्साइटमेंट के मारे। टर्किश एयरलाइन यहाँ पे उन्होंने शुरू कर दिया अपने आमदोरफ्त, क्योंकि उन्होंने कहा हम क्यों ना इसका बेनिफिट लें। तो बात ये कि व्यूअर्स, थ्रू मीडिया, थ्रू सिनेमा, थ्रू टेलीविज़न हम एक ऐसा वेव क्रिएट कर सकते हैं कि लोग खुद कहें कि यार हमने जाना है, हमने पाकिस्तान ज़रूर, हमने लाहौर ज़रूर देखा है। कहते हैं ना, लाहौर जिन्हें लाहौर नहीं देखा, हाँ जी, और जमिया ही नहीं। यस, मेरी नेक्स्ट मूवी का नाम है जिन्हें लाहौर नहीं देखा। ओ, क्या बात है। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक। किचन में देखते हैं शेफ राहिला आप क्या कर रही हैं। हांडी में सालन डल रहा है, नहीं हांडी में कह रही, हांडी में से सालन निकल रहा है। जी जी जी, वो इतनी अच्छी आ रही है। पसंदे। अच्छा जी, जी, मुझे बड़े पसंद है। आपको बड़े पसंदे हैं, फिर आप आज खा के जाएंगे हमारे साथ। और बहुत ही खूबसूरत सा एक सैलेड भी तैयार कर दिया है, माशाल्लाह। और हमारे गुड़ वाले चावल भी रेडी हैं। जी जी बिल्कुल। सो हमारी सारी डिशेस जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं, और अभी हम उनका आपको ग्लिम्स भी दिखाएंगे। अभी तो बेसिक फाइनल प्रेपिंग हो रही है। अच्छा व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं, इफ्तिखार ठाकुर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस याफ्ता, और उसके साथ इफ्तिखार अहमद भी कभी कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं ये। और जैसे कि इन्होंने खुद कहा कि 2 नंबर ठाकुर साहब हमारे साथ हैं, और हमारे साथ ऑफ कोर्स शबाना अब्बास भी हैं। तो ठाकुर साहब, ये बताइए कि सुना है कि आप एक और जो फिल्म जिसका आपने हल्का सा हमें टीज़र दिया वो भी बनाने जा रहे हैं इन रमज़ान, मतलब आफ्टर रमज़ान या अराउंड दैट टाइम जो है उसको भी करने लगे। इस वक्त कितनी फिल्म्स आपकी सेट पे हैं या इन प्लानिंग है, ज़रा कुछ आइडिया देंगे? एक फिल्म रेडी है जी, सुपर पंजाबी, और 2 जो हैं वो प्लानिंग में हैं, जो अगले 3 से 4 महीनों के अंदर हमें इस पे जाना है, शूट करना है। शूट करने जाना है। ठीक है। और ठाकुर साहब, एज अ प्रोड्यूसर आपका प्लान क्या है कि आप कितनी मूवी साल की अपने बैनर के नीचे लॉन्च करेंगे? 5 तो होनी चाहिए, हर साल होनी चाहिए। होनी चाहिए। क्या रिटर्न है फिल्म पे इतना? अच्छा बहुत अच्छा, ऐसे मुझे देख रहे हैं। नहीं, इसके ऊपर ये सवाल आपका बड़ा ज़बरदस्त है, मुझे इसके ऊपर बात करनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। नहीं, हर बंदा डरा हुआ है ठाकुर साहब, जिससे भी बात करो वो कहते हैं भाई हमें छोटे बजट की फिल्म बनानी है, और ऐसी बनानी है कि मतलब अगर वो ना भी चले, मतलब बात ही शुरू करते हैं ना भी चले से, तो बंदा वैसे ही डिसहार्ट हो जाता है। एज एन एक्टर ऑल्सो बंदा कहता है कि भाई अगर आपको खुद नहीं कॉन्फिडेंस कि आपकी फिल्म चलेगी कि नहीं, तो 80 सालों को रख रहे हो। कैसे ना चले? पाकिस्तान के अंदर 102 डिजिटल स्क्रीनें हैं। अच्छा जी। और पंजाब के अंदर मुझे बाकी नहीं पता, 16 स्क्रीनें जो हैं वो ई प्रिंट की हैं। ठीक है। हमें इस म्यार की फिल्म बनानी है कि पूरी दुनिया के अंदर 24,700 स्क्रीनें हैं, जिसमें 1284 स्क्रीनों पर
पंजाबी फिल्म लगती है। ठीक है। अब जब यहाँ से हम बाहर निकलेंगे, पूरी दुनिया में जाएंगे, तो वहाँ से जब यूरो, पाउंड, डॉलर, वो सारे के सारे जब इस मुल्क के अंदर आएंगे, तो ये अगर 20 से 50 करोड़ रुपए की फिल्म बनाना चाहते हैं तब भी इनको प्रॉफिट होगा। और मौला जट में तो हमने ये देखा है होते साबित नहीं किया, साबित किया। वो मेरे प्यारे बच्चे लाशानी कितना साबित कर दिया है कि ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन हमें म्यार वो चाहिए, हमें उस म्यार के ऊपर जाना होगा, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। तो ये गेम भी खेल रहे हो तो लेवल के लिए खेल रहे होते ना, कि ऊपर वाले लेवल पे गए, फिर ऊपर वाले, भाई उस लेवल के ऊपर तो जाना होगा। वो चीज़ें, वो टेक्नोलॉजी यूज़ भी तो करनी होगी। वो सबसे पहले क्या चीज़ होती है? कंटेंट। दूसरे नंबर पे कंटेंट, तीसरे नंबर पे भी कंटेंट ही है। तो फिर कंटेंट अच्छा होना चाहिए ना। अच्छा ठाकुर साहब, एक और गिला फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आता है, देखिए पहले फिल्म में गाना और म्यूजिक बड़ा अच्छा होता था। मैं नाचने की बात नहीं कर रही, मैं गाने की बात कर रही हूँ। फिल्मों में अब बिल्कुल भी गाने और साउंड ट्रैक पे काम नहीं होता। देखिए स्लो ट्रैक भी होता था, यकीनन हर मूवी के अंदर एक स्लो ट्रैक होता था, एटलीस्ट हमने तो बड़े होते हुए ऐसे ही देखा है। और फिर एक कोई फास्ट सॉन्ग होता था जिसको आइटम सॉन्ग भी कहते थे, लेकिन पाकिस्तान में जरूरी तो नहीं कि आइटम नंबर की तरह का ही सॉन्ग बनाए। आप आइटम सॉन्ग डिसेंट भी बना सकते हैं और रोमांटिक सॉन्ग भी, मतलब कम से कम 3-4 गाने तो होते थे। फिल्म बिकती पहले गाने पे थी, अब ट्रेलर लगाई जाते हैं, गाने कोई होते नहीं। इसका जो है ना जी, ऑडियो सॉन्ग जो है वो ऑडियो वो अलहदा बिकता है जी, वीडियो सॉन्ग अलहदा बिकता है, उसके बाद सिनेमा के ऊपर फिल्म चली जाती है। नहीं, आप अपनी मूवीज पे काम कर रहे हैं, गानों पे 100% कर रहे हैं। यहाँ पर बड़े अच्छे लोग हैं, ढूंढने से मिलेंगे, बड़े अच्छे। हमारे पास बहुत खूबसूरत लिरिक्स लिखने वाले मौजूद हैं, म्यूजिक बनाने वाले मौजूद हैं, और गाने वाले मौजूद हैं। अब वो गाना था मैं तेनू समझावा की, वो कितना बड़ा हिट हुआ, पंजाबी था ना। यस। सो बात ये है कि ये जो एक आप सोच रहे होंगे कि पंजाबी चीप डिसेंट नहीं होता। आई एम सॉरी, पंजाबी बड़ी खूबसूरत जबान है, बहुत खूबसूरत जबान है और बड़ी मीठी जबान है। बोलने पे डिपेंड करता है ना। वो तो सिराइकी भी अगर आप तल्ख लहजे के साथ बोलेंगे तो इतनी मीठी जबान भी आपको कौड़ी लगेगी। पोठवारी, ये सारी जबान, इवन हिंद को इज ब्यूटीफुल। सिंधी, हर जबान भी बड़ी प्यारी जबान है। हाउ ब्यूटीफुल। बात ये कि देखिए हर जबान इस मुल्क की, हर जगह की, पाकिस्तान की जो माँ बोली है वो इतनी खूबसूरत है, हमने खुद ही ठप्पे लगा दिए। जी जी। नहीं, अभी कुछ दिन पहले ही मैं ये गिला कर रही थी व्यूअर्स से कि व्यूअर्स हम क्यों अपनी माँ बोली पे तवज्जो नहीं देते, क्यों और स्पेशली पंजाब में सिंधी बच्चा जो है वो सिंधी बोलना जानता है। माँ बोली जे भुल जावेंगा कखा वांग रुल जावेंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी 21 तारीख को पूरी दुनिया के अंदर पंजाबी डे मनाया गया, पूरी दुनिया ने मनाया, और पंजाबी ज़बान का साउंड इतना मज़े का है जो आपको कानों को इतना भला लगता है। और आप उसको किसी भी रेंज पे लेके जा सकते हैं, आप उसको सॉफ्ट भी कर सकते हैं और आप उसको चीखने वाला हाइपर भी कर सकते हैं, आप रोमांटिक उसे कर सकते हैं। भाई आप लोक दास्तानें देखें, सारी रोमांटिक है। सो द पॉइंट इज व्यूअर्स, थोड़ा सा हमें अपने पूरी दुनिया में क्लबों के अंदर पंजाबी गाने चल रहे होते हैं भाई, गोरे उन पे डांस कर रहे होते हैं। हम अपनी कल्चर को, अपनी लैंग्वेजेस को, अपने लोगों को ओन करेंगे तो उनको दुनिया में इज्जत मिलेगी। हमारी चीज़ों को, पोर्शंस को, हमारे ट्रक आर्ट को मॉडर्नाइज कर दिया गया, वो बड़ा पॉपुलर हो गया। हमारे भांडे बर्तन, जिस तरह मुल्तानी हमारी ब्लू एंड वाइट पॉटरी होती है, वो बड़ी पॉपुलर हो गई है। ये चीज़ें बड़ी पॉपुलर हो गई हैं, लेकिन एज अ कंट्री अपने आप को अगर हमने रिस्पेक्ट दिलवानी है तो जो हमारे लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे कल्चर को, उनको रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे क्योंकि हमने शो को क्लोज करना है, ठाकुर साहब आपसे, आपके फैंस के लिए पैगाम। भाई मेरे बच्चे, मेरी बेटियाँ, मेरी जितने भी व्यूअर्स हैं, सुनने वाले हैं, उनके लिए नहीं ये पैगाम है। मेरा पैगाम है उन तमाम पाकिस्तानियों के लिए जो दुनिया में कहीं भी मौजूद हैं, अपने मुल्क को ओन करें, अपने आप को ओन करें, अपनी ज़ुबानों को ओन करें, अपनी और दूसरों की रिस्पेक्ट का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। ख़ास तौर पे हमारी बहनों, बेटियों यानी ख़वातीन की रिस्पेक्ट का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी तरक्की याफ्ता कौमें हैं, उनमें जो चीज़ कॉमन है वो यही है कि जो भी लोग
ख़वातीन का एहतराम करते हैं वो पूरी दुनिया में इज़्ज़त पाते हैं और वो तरक्की करते हैं। और यही चीज़ ठाकुर साहब ग्रास रूट लेवल पे हमने अपने बच्चों को सिखानी है। जब आप रिस्पेक्ट घर पे करेंगे तो आपके बच्चे सीखेंगे और अगली जनरेशन को ये वाला पैगाम ठाकुर साहब को देना ही नहीं पड़ेगा। और इसी तरह आप जैसे कि जानते हैं व्यूअर्स के आलमी माहौलियाती तब्दीलियाँ जो हैं, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो है, ये बहुत बड़ा एक इशू है और इस वक्त ये मौजूए बहस भी है, बहुत हॉट टॉपिक है। इसी कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क ने एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ जो है, नई जनरेशन बच्चों के लिए टॉपिक्स क्रिएट किए हैं अवेयरनेस के, और इनके लिए कार्टून सीरीज़ बनाई है। अरे वाह! मैं मिनिस्टर साहिबा को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का क्रेडिट देना चाहूँगी, क्योंकि मैडम ने मेरे सामने भी एक मीटिंग हो रही थी हमारी सारी पीटीवी के लोगों की, तो मैडम यही कह रही थी कि बच्चों के लिए कंटेंट बनाएं। हमारे बच्चे अक्रॉस द बॉर्डर का कंटेंट इतनी एक्साइटमेंट के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं, हम खुद अपने बच्चों के लिए अपने कल्चर से रिलेटेड चीज़ें क्यों नहीं क्रिएट करते जो उनको पर्टेन करती हैं। एक कार्टून सीरीज शुरू की जा रही है और आप पीटीवी पे एक शोज़ भी देख रहे हैं बच्चों से रिलेटेड, नॉलेज से रिलेटेड बहुत से मज़े की चीज़ें। अब प्लैनेट चैम्प्स के नाम से हमारे जो हीरोज़ हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ ख़तरात का मुकाबला करेंगे और बिलाखिर ऑफ कोर्स कामयाब भी होंगे और पॉजिटिव मैसेज भी दिया जाएगा। बच्चों के इंटरेस्ट और पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए हमने एक मोबाइल ऐप भी स्टार्ट की है जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्लैनेट चैम्प्स, ये नाम अपने पल्ले बांध लें सारे पेरेंट्स, क्योंकि आप लोगों ने डाउनलोड करके देनी है। हमारे रियल लाइफ के जो प्लैनेट चैम्प्स हैं, जैसे कि आपके बच्चे जो हमारे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, वो भी अपने रजिस्टर कर सकते हैं और अपनी तस्वीरें और वीडियोज़ शेयर कर सकते हैं कि आपके बच्चे क्या अच्छा काम कर रहे हैं माहौलियाती आलूदगी से बचने के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के लिए। और फिर हम एक स्पेशल प्रोग्राम में वो वीडियोस और वो तस्वीरें भी दिखाएंगे और शायद जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया उनको बच्चों को बुलाएं भी शो उसके ऊपर। सो ये भी हो रहा है। आई होप कि एवरीवन हैज़ अ लवली वीकेंड। किचन में भी सब तैयारी मुकम्मल है, हमारे फिनोमिनल गेस्ट भी हमारे साथ हैं, तो हम तो शो को क्लोज़ कर रहे हैं इस दुआ के साथ कि ठाकुर साहब ने जो पॉजिटिव बातें की हैं आप ज़रूर उनको फॉलो करेंगे। और शबाना बेटा, आपसे कलाम सुनते हुए शो क्लोज़ करेंगे।